गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और साइंस सब्जेक्ट में हमारे अध्याय 14 शुरू हो गया था। अध्याय 14 कौन सा था? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, है ना। तो हमने कल देखा था कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में कि सुचालक और हीन चालक क्या होते हैं, है ना। सुचालक जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं, है ना। जैसे तांबा, लोहा जो धातुएं रहती है वो सुचालक कहलाती है। फिर हमने देखा कि जो चालक जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं हो सकती वो क्या कहलाते हैं? हीन चालक कहलाते हैं, है ना। हीन चालक कहलाते हैं। हीन चालक जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये क्या है? विद्युत के हीन चालक है। इसके लिए हमने एक टेस्टर भी तैयार किया था और हमने देखा था कि कैसे यदि मतलब हम तार को किसी भी प्लास्टिक के आगे लोहे के उसमें हम करते हैं और विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, और यदि हम उसको उस तार को वहाँ से अलग करके प्लास्टिक या लकड़ी में हम करते हैं तो उसमें से बल्ब दीप नहीं होता है, बल्ब नहीं जलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत के सुचालक और हीन चालक क्या होते हैं। फिर हमने इसके बाद देखा था कि क्या द्रव में भी विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो हमने इसके लिए क्रियाकलाप करा था ना, देखा था हमने कि नींबू के रस में बैटरी के द्वारा बल्ब लगाया था और जब उसके बैटरी के द्वारा एक सिरे को बैटरी से और दूसरे सिरे को हमने ऐसे छोड़ के नींबू के रस में दोनों सिरों को डुबाया, जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो क्या होता है? बल्ब जलने लगता है। बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। तो कल हमने बच्चों यहाँ तक देखा था। आज हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या देखते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम देखते हैं। तो जब ऐसा कोई संपरित यदि क्षेत्र क्या होता है, कुछ स्थितियों में क्या होता है? द्रव, मैंने कल बताया था, या कुछ परिस्थिति स्थितियों में क्या होता है कि द्रव के चालक होने पर भी बल्ब दीप नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? दुर्बल होता है ना। क्या होता है कि बल्ब दीप नहीं होता यदि परिपथ में विद्युत परिपथ जो रहता है यदि दुर्बल होता है तो बल्ब जलता नहीं है, दीप्त नहीं होता है। ऐसा कोई मतलब इसके लिए यदि हम देखते हैं कि ऐसा कोई परिचित हम कर सकते हैं जिसके द्वारा दुर्बल धारा होने के बाद भी बल्ब दीप हो जाए, है ना। मतलब उससे हमें पता चल जाए कि विद्युत धारा प्रभावित हो रही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम बल्ब की जगह, इसमें हम क्या करते हैं? बल्ब की जगह चुंबकीय सुई लेते हैं। बल्ब की जगह क्या करते हैं? हम चुंबकीय सुई का प्रयोग करते हैं। अब ये चुंबकीय सुई क्या है? ये चुंबकीय सुई क्या है? तो चुंबकीय सुई क्या होता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी जब इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है तो क्या है? सुई में मतलब बहुत दुर्बल धारा, मतलब बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में क्या देखा जाता है? विक्षेप देखा जाता है। सुई में क्या देखा जाता है? विक्षेप। विक्षेप मतलब बहुत दुर्बल धारा होने के बाद भी यदि उसमें थोड़ी धारा प्रभावित होती है तो सुई क्या होती है? हिल जाती है ना। तो दुर्बल धारा होने पर भी सुई में क्या देखा जाता है? विक्षेप देखा जाता है। अतः दुर्बल धारा में भी चुंबकीय सुई में हल्का सा विक्षेप हमें दिखाई देता है। ठीक है। अब क्या है? इसका चुंबकीय प्रवाह करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमको क्या करना है बच्चों? देखो, इस क्रियाकलाप में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि माचिस की एक डिब्बी ली है। क्या करा हमने? माचिस की, ये क्या है? माचिस की एक डिब्बी ली है। उसका अंदर वाला मतलब डिब्बिया के जो अंदर वाला हिस्सा रहता है ट्रे, उस ट्रे को लिया है और ट्रे पर हमने यहाँ जो चित्र के अनुसार क्या किया, उसके अंदर सुई को किया ना, सुई को उसके अंदर रखा है। अब विद्युत तारा क्या है? चुंबकीय सुई पर हमने क्या करा? विद्युत तारे को लपेटा है। क्या करा हमने? सुई पर विद्युत तार को लपेटा है। लपेटने के बाद हमने क्या किया? ये एक छोटी चुंबकीय सुई रख दी। अब तार के स्वतंत्र सिरे रखो। ये तार है बैटरी से, तो तार के एक स्वतंत्र सिरे को हमने किससे जोड़ा है? बैटरी से कर दिया है। तार के इसके एक सिरे को बैटरी से कर दिया, दूसरा सिरा हमने स्वतंत्र छोड़ दिया है। अब क्या करना है? बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ा, तार के दूसरे सिरे को हमने स्वतंत्र छोड़ दिया है। तार का दूसरा टुकड़ा बैटरी के पूरे टर्मिनल से जोड़ दिया, है ना। अब हम क्या करते हैं? तारों को दोनों सुनोगे, तारों के ये दोनों सिरे हैं उसको हम क्या करते हैं? एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं।
तारों के जब दोनों सिरों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं चुंबकीय सुई क्या उठती है, विक्षेप हो जाती है ना। चुंबकीय सुई का कांटा आगे बढ़ जाता है ना। इसी प्रकार यदि हम इसको क्या करें, नींबू के रस में भी डाल के दे सकते हैं, है ना। ये दोनों सिरों को यदि हम नींबू के रस में डालते हैं और विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो भी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेप हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रवाह मतलब विद्युत धारा के द्वारा यदि जो चुंबक है चुंबकीय सुई वो उसमें दुर्बल धारा होने पर भी क्या होता है, विक्षेप देखा जाता है। तो बच्चों ये आपने चुंबकीय प्रभाव देख लिया है कि यदि एक हमने देखा था अम्ल वाला, मतलब देखा था जो नींबू के रस या सिरके में हम करते हैं वो देखा था। अभी हमने इसके चुंबकीय प्रवाह के लिए हमने चुंबकीय सुई का प्रयोग किया, है ना। दुर्बल धारा मतलब दुर्बल धारा को देखने के लिए कि दुर्बल धारा से विद्युत धारा प्रभावित होती है कि नहीं, तो उसके लिए चुंबकीय सुई का प्रभाव देखा। हमने देखा कि यदि इन तारों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है या ये दोनों सिरों को नींबू के रस में किया जाता है, विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चुंबकीय सुई क्या होती है, उसमें विक्षेप हो जाता है। अब बच्चों यहाँ तक देख लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे का कि अब हम देखते हैं कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो हम जल के द्वारा देखते हैं कि जल क्या है, विद्युत का सुचालक होता है ना। जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और आसुत जल, तो आसुत जल क्या होता है ना। आसुत जल क्या होता है कि जब विद्युत का जल क्या है, विद्युत का सुचालक होता है ना। जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत जो आसुत जल रहते हैं वो उसमें लवण नहीं पाए जाते। आसुत जल जो रहते हैं वो लवणों से मुक्त होते हैं, उसमें कोई प्रकार के लवण नहीं पाए जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, ये विद्युत का हीन चालक होता है। क्या होता है, विद्युत का आसुत जल क्या है, विद्युत का हीन चालक होता है। यदि इस आसुत जल में जो आसुत जल है उसमें नमक घोल दिया, नमक क्या है, लवण है ना। नमक क्या है, लवण है। यदि नमक को घोल दिया जाए, है ना, तो लवण होने के कारण, नमक क्या है, लवण है, लवण होने के कारण क्या हो जाता है, वो विद्युत का चालक बन जाता है। विद्युत का कैसे अच्छा चालक बन जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, लवण जो है जल को क्या करता है, चालक बना देता है। तो आसुत जल क्या है, आसुत जल जो लवण से मुक्त होता है, जिसमें लवण नहीं पाए जाते हैं। और जो बाकी जल है जैसे कुएँ से, है ना, और तालाब से, जहाँ से भी हमें जल प्राप्त होता है तो वो क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। इसमें अनेक लवण मतलब जो कुएं वगैरह से जल प्राप्त होता है उसमें अनेक प्रकार के लवण घुले रहते हैं। उसमें क्या होता है, खनिज की थोड़ी बहुत मात्रा उपस्थित रहती है ना। जो भी जल कुएं से या बाकी हमें प्राकृतिक रूप से जो जल प्राप्त होते हैं उसमें क्या होता है कि लवणों की मात्रा और खनिज लवण कुछ मात्रा में घुले हुए रहते हैं। अब क्या है, जब ये जल इसमें की प्राकृतिक रूप से रहते हैं तो ये जल क्या कहलाता है, जल कैसा होता है, विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है ना। अब क्या है, इसलिए कई बार कहा जाता है बच्चों आपसे कि गीले हाथों से विद्युत के किसी भी उपकरण को नहीं छूना चाहिए, है ना। गीले हाथ से विद्युत के किसी उपकरण को नहीं छूना चाहिए। क्यों, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है और छूने से क्या होता है, करंट लग सकता है ना। आपने क्या देखा अभी कि आसुत जल क्या है और जो जल है वो सुचालक कैसे होता है, क्योंकि उसमें कई खनिज लवण घुले हुए रहते हैं जिसके कारण वो जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब क्या है कि विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव, जो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव कैसे होते हैं, अम्ल, है ना, जिसमें विद्युत का चालन होता है। अम्ल जैसे हमने नींबू का रस और सिरका देखा है ना, उसी प्रकार क्षार, है ना, क्षार के कास्टिक सोडा है, वो क्षार है, वो भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसी प्रकार लवण, है ना, लवण क्या है, नमक, है ना, नमक का विलयन जो होता है वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब क्या है, आपने ये देख लिया कि आसुत जल क्या हो, विद्युत के सुचालक कौन से, जिसमें लवण घुले रहते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत के रासायनिक प्रभाव। विद्युत के रासायनिक प्रभाव, इसके लिए क्या करना है, विद्युत के रासायनिक प्रभाव के लिए, इसके लिए हम देखते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कैसा हो। तो इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ये क्रियाकलाप के द्वारा हमको देखो कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक विद्युत धारा के एक बीकर लेंगे,
क्या करना हमको, एक बीकर लेना है ना, और उसमें 3/4 भाग जल को भर देना है। बीकर लेके उसमें 3/4 भाग क्या करना है, जल को भर देना है। अब इसमें क्या करना है, जो दो बेकार सेल होते हैं, जो हमारे बेकार सेल रहते हैं उसके अंदर कार्बन की छड़ रहती है, तो उन बेकार छड़ों में से क्या करना है, कार्बन की छड़ को आसानी से सरलतापूर्वक अच्छे से निकाल देना है और उसको रैगमाल से रगड़ के साफ कर देना है। और क्या करना है, इस जल में हमको उसको रख देना है ना। अब क्या है, उसको रख दिया हमने कार्बन की टुकड़ों पर। अब जो कार्बन की टोपी है ना, कार्बन की जो है तांबे की तार लपेट देंगे, है ना। इसमें क्या करना है, तांबे की तार हम लपेट देंगे। अब तांबे की तार लपेटने के बाद क्या करना है कि तांबे की तार लपेटेंगे और उन्हें बैटरी से जोड़ेंगे। इसको किससे जोड़ना, हमको बैटरी से जोड़ना है ना। तो बैटरी से जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों छड़ें हैं, ये दोनों छड़ें क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती, इलेक्ट्रोड कहते हैं इन्हें, है ना। अब कार्बन की छड़ों के स्थान पर हम लोहे की छड़ भी ले सकते हैं ना, कार्बन की छड़ के स्थान पर हम लोहे की छड़ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, कार्बन की छड़ ली है। अब इसमें क्या करना है, किसी चालक से मतलब इसमें क्या करना है, विद्युत धारा प्रभावित करेंगे। क्या करना हमको, विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। विद्युत धारा प्रभावित करने से इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें क्या होता है, गैस के बुलबुले उठने लगते हैं, है ना। जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और यहाँ पर गैस के बुलबुले उठने लगते हैं। अब गैस के बुलबुले क्या है, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पर धातु के विक्षेप देखे जाते हैं, हाँ, ये इलेक्ट्रोड पर धातु के विक्षेप देखे जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, गैस के बुलबुले उठने लगते हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्या नहीं है ना। कैसे हुआ आपका, तो आपने ये देख लिया विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं, है ना। किस कारण से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव आपने देखा, यहाँ तक आपने देख लिया है। अब क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड के समय किसी गैस के बुलबुले देखे जा सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, अब इसके बाद एक सन 1800 में ब्रिटिश रसायनक विलियम निकलसन ने यह दर्शाया, यदि इलेक्ट्रोड है यदि जल में डूबे हों तथा उनके विलयन में से विद्युत धारा प्रभावित हो रही हो जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, है ना। समझ में आया बच्चों कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों और उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रभावित हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उठते हैं, है ना। अब क्या है, ऑक्सीजन के जो बुलबुले रहते हैं वो बैटरी के धन टर्मिनल, बताया पहले भी बताया था, धनात्मक और ऋणात्मक पहले बताया था। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन के बुलबुले रहते हैं वो धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के जो रहते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर मतलब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होते हैं। तो अब क्या है, विलयन में रंग परिवर्तन भी हो सकता है ना। इस रासायनिक अभिक्रिया के कारण विलयों में जो विलयन है उसमें रंग परिवर्तन भी हो सकता है ना। अब रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग किए जाने वाले विलयन और उनके इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उस जो इलेक्ट्रोड उत्पन्न किए जा सकते हैं उसमें, और जो विलयन है उस पर निर्भर की जाती है। तो हमने यहाँ देखा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखा। आज हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव देखा। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।